ऐसी कोई कैप्सूल आपके पास में तैयार होनी चाहिए। अब वो कैप्सूल तैयार कैसे हो जाए, कहां से हो जाए? टीचर्स को अगर मैं टीपू सुल्तान का दर्जा देता हूं कि टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान की कोई तस्वीर आपको तलवार के बगैर दिखाई देगी। आपकी तलवार एक होना चाहिए हमेशा आपके साथ, उस तलवार का नाम है फाइल। आपके पास, हर टीचर के पास अपनी एक फाइल होनी चाहिए और इंतजामिया चेक करे कि टीचर से कोई फाइल मेंटेन करते हैं या नहीं। उसके लिए हेडमास्टर और इंतजामिया के सरबराह उनकी भी फाइल बननी चाहिए। खाली टीचरों की फाइल में आप चेक करते बैठे। और फाइल में क्या होना चाहिए? आपके लेसन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स, लेसन प्लानिंग के, क्या कल सबक पढ़ाने का है, शदीद बुखार रात में आ गया, तभी आप लेटे लेटे खाली देखें कि कहां से आपने जो है वो सबक शुरू करने का है, कहां पर उसमें क्या एग्जाम्पल देनी है, क्या मिसाल देनी है, सब आपने रेडीमेड लिखा हुआ। उसमें लेसन प्लानिंग जो आपकी तदरीस की जो मंसूबा बनती है उसके तमाम नुकात, तमाम पॉइंट्स एक के नीचे एक जो है वो लिखे हुए हैं कि ये मैं मिसाल दूंगा, ये सवाल रहेंगे, उसे पूछे जाएंगे, हत्ता के जब एग्जाम होगी तो इस सबक से मैं कौन से सवालात मुरत्तब करने वाला हूं। तो वो उस फाइल में सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स खाना पूरी कीजिए, सारे के सारे मैच द फॉलोइंग, वन लाइन आंसर, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस, शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम्स, सारे 7 साल के लिए फाइल काम आ जाएगी। लेसन प्लानिंग के लिए फाइल, उस लेसन प्लानिंग में आपको एक इब्तिदाई जो कैप्सूल है वो आपको तैयार करनी है। मैं मिसाल दूंगा इसी सबक की, ट्रिग्नोमेट्री या इल्म मुसल्लस। ट्रिग्नोमेट्री या इल्म मुसल्लस की मिसाल दूंगा मैं। बच्चों को जो है मुश्किल लगता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिंदगी भर समझ में नहीं आता, बल्कि कॉलेज में जाने के बाद में साइन को सिन पढ़ता है, सिन थीटा, कोस थीटा ऐसा बोलता है, समझ नहीं आता। मैं बता रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर इस सबक को आप कैसे समेटेंगे। बच्चों कई मिसाल दे सकता हूं आज जितना वक्त परमिट करता है, क्योंकि लेसन प्लानिंग जो है उसे कई मिसाल दी जा सकती है, लेकिन जितना वक्त अभी देता है मैं बताऊंगा और उससे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि कैसे कैप्सूल कैसे तैयार करने की, जो बच्चा हजम कर जाए पहले ही इसमें। इल्म मुसल्लस से ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं इल्म मुसल्लस बहुत आसान है, बता दिया हमने, और एक सीरियल की जैसा है, फिल्म की सीरियल, टीवी की सीरियल जैसा, बच्चे वो खूब देखते रहते हैं और उसका नाम है रिश्तों की कहानी। बोलेगा हाँ अच्छी सीरियल, रिश्तों की कहानी, ठीक है। इसमें रिश्तों के बारे में बात की गई है। बच्चों हम कहते हैं कि अभी आज अब्बा के भाई आए थे, अब्बा के भाई आए थे, तो अब्बा के भाई बाबा कहने के बजाय उस रिश्ते को हमने शॉर्ट पे नाम दिया है चाचा। चाचा लफ्ज का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, चाचा नहीं, क्या तो चीजों का मुरब्बा है वो चाचा है, ऐसा नहीं है। अम्मी की बहन आएंगे, अम्मी की बहन, तो अम्मी की बहन आएंगे खाला, रिश्ते का नाम खाला दिया। खाला लफ्ज का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो खाली पीली बैठे क्यों खाला, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसको रिश्ते का हमने शॉर्ट नाम दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों ये जो इल्म मुसल्लस जो सबक है, ये पूरा जिस मुसल्लस के इर्द गिर्द घूमता है वो मुसल्लस कायमतुल जाविया है या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक जाविया जो है 90 का है, एक एंगल 90 का है, और ये जो है वो थीटा है। थीटा नामालूम जाविया, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये नामालूम जाविया है। ये थीटा के सामने का जिला यानी अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस वितर, तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अब्बा के भाई, तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, ये कहने के बजाय उस रिश्ते का हमने शॉर्ट में नाम दिया साइन। साइन का मतलब है कुछ भी नहीं, का मतलब कुछ नहीं,
एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अम्मी की बहन बाबा के घर में जाए, उसी का नाम दिया हमने कॉस। अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, अब्बा के अब्बा यानी हम दादा कहते हैं, उस रिश्ते का हमने नाम दिया टैन। तो ये रिश्तों के नाम है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। ये रेशियो रिश्तों के नाम है कि अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस ये साइन है, एडजेसेंट साइड एक कॉस है, ये जो है वो टैन है। बच्चों से पूछे, बच्चों कौन सी सीरियल चल रही है? तो रिश्तों की कहानी, ठीक है, इसमें हम रिश्ते हैं, चलो रिश्ते की बात कर लेते हैं। इन हमने साइन मालूम किया, कॉस मालूम किया, टैन मालूम किया, इन तीनों में एक रिश्ता है। तीनों में रिश्ता बच्चों में क्या रिश्ता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये बोलते हैं एक रिश्ता है। कौन सी सीरीज चल रही बच्चों? वो है रिश्तों की कहानी। उन दोनों में एक रिश्ता है, साइन और कॉस में। और वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं जल्दी जा रहा हूं, 1 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा। इसके बाद मुझे पीपीटी का भी इसके जरिए से था, लेकिन पीपीटी के दूसरे और कुछ मौजूद हैं वो मुझे कवर करने हैं, तो आप खाली समझा रहा हूं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। फिर बताने का भाई रिश्तों में क्या होता है, उसको उल्टा भी होता है, साला बहना भी ऐसा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है? तो कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है? तो सेक। और टैन का उल्टा है कॉट। 4 रिश्ते हो गए। टोटल 6 रिश्ते आपको याद करने के हैं, और स्कूल से लेकर कॉलेज के आखिरी साल तक ये ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। वो आपको आपके बच्चों के लिए आसान हो जाएगा हमेशा के लिए। 5वां रिश्ता क्या आता है कि जोड़ियां रहती हैं, पेयर रहते हैं, जोड़ियां बनाने की रहती हैं। साइन और कॉस की जोड़ी, कॉसेक और सेक की जोड़ी, टैन और कॉट की जोड़ी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा वगैरह वगैरह। ये 5वां रिश्ता। 6ठा और आखिरी रिश्ता, 5 बार बच्चों को 5 बार साइन लिखिए, 5 बार कॉस लिखिए। 0 30 45 60 90, उल्टे जाओ, 0 30 45 60 90, 0 0 0 बाद में 1, 0 और 1 के बीच में आया हाफ 1/2, वो तो रूट लीजिए 1/√2। सिर्फ एक बात याद रखें, √3/2। टेबल तैयार हो गया। ये मैंने आपको, चूंकि ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड किसी को मैंने सहारा नहीं लिया, ये कुछ बातें, लेकिन अगर आप ये करते हैं, ये सारी बातें एक पीरियड में, पहले पीरियड में उसका ट्रिग्नोमेट्री लगभग खत्म, और उसको खाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगले सारे पीरियड से। ये उस वक्त मुमकिन है जब 5 मिनट की जो एक कैप्सूल, जो इंट्रोडक्टरी कैप्सूल है, जब आप दावा कर रहे हैं कि बच्चों जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो इंतहाई आसान है, उस दावे पर पूरा उतरने वाली चीज वो है जिसका नाम है कैप्सूल। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट के सिलेबस में, बुक में, इसमें उसमें मिलेगी नहीं, आपको अपने तौर पर उसको ही करने का है। और उसके लिए करना क्या है, जहां कहीं पर, हाँ, तो आप जब ये कहते हैं कि ये 12 मार्क्स लेके आता है एक सबक, तब आपको उन लोगों के नाम जो हैं वो पुकारने हैं जो डे ड्रीमिंग या ख्याली पुलाव का शिकार है। रशीद, अरशद, शाकिर, जमील, सबके नाम जो हैं वो पुकारने के, वो उतने लम्बे के लिए वो जो है वो तो बेदार हो जाएंगे, झिझक जाएंगे, हाँ मेरा नाम लिया गया, तो मुझे कुछ सुनने का है। अब ये कैसे पहचानने का कि कौन से बच्चे डे ड्रीमिंग या ख्याली पुलाव का शिकार है, ये कैसे पहचानने का, क्या पैमाना है उसका? किसी भी बच्चे को समझना है, उसके साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझना है, तो उस बच्चे की रफ कॉपी खोल के देख लीजिए। रफ कॉपी बोलता हुआ आईना होती है। रफ कॉपी में बच्चा अपने आप का इजहार करता है। रफ कॉपी शुरू हो रही इधर से, आप उल्टा जाइए, तो पहले शुरुआत में कुछ लिखेगा नहीं, क्योंकि अपने उसके दिल का कुछ चोर है जिसका इजहार करने का है, वो पीछे लिखेगा, पीछे से लिखना शुरू कर देगा। क्या करेगा? शेर शायरी करेगा, बेलगुटे बनाएगा, है ना, कुछ भी फोटो बनाएगा, तस्वीर बनाएगा, ठीक है, एक बहुत भयानक शक्ल बनाएगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाली, गजबनाक आंखों वाली,
उसके नीचे लिखेगा अब्बू। समझ जाइए, इस घर में जो है अब्बू, इसके लिए प्रॉब्लम है। वैसे ही एक भयानक शक्ल बनाएगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाली, गजबनाक आंखों वाली, उसके नीचे लिखेगा मैथमेटिक्स के टीचर। किसी भी स्कूल में सबसे नापसंदीदा शख्सियत कौन है? तो मैथ्स का टीचर, सबसे नापसंदीदा। उनको अफसोस करना है इस बात पर कि जो इल्म रियाजी जो हमने पूरी दुनिया को दिए, वो बच्चे अपने मैथ्स के टीचर की तस्वीर इसी बना रहे हैं। तो वहां पर वो मालूम पड़ जाएगा आपको, उसके रफ कॉपी में वो क्या कर रहा है, अपने आप को बयान करता है, वो क्या कर रहा है, बार बार अपना नाम लिखता है। ये उसका नाम पर फर्ज कीजिए रफीक खान है, तो रफीक लिखता है, खान लिखता है, कई के एंगल से वो खुद पसंद थोड़ा बन गया है। खुद पसंदी का नया नाम सेल्फी है आज की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको सेल्फी कहते हैं। लेकिन उस वक्त जो था जब वो खुद पसंदी, तो ऐसा ही होता है अपना नाम बार बार। ये हम बड़ों को भी मर्ज होता है। समझो हमको किसी ने एक पेन तोहफा दे दिया, उसके पेन जैसे मिल गया, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके सबसे पहले अल्लाह बिस्मिल्लाह हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे, खुद का बार बार लिखेंगे, कई तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? मेरा नाम जो रफीक खान है, तो हम क्या करेंगे? एक चांद बनाएंगे, उसमें रफीक लिखेंगे। फिर तारा बनाएंगे, उसमें खान लिखेंगे, पेन रखेंगे, चांद तारों के ऊपर मेरा नाम चला गया है, सब लोग मुझे वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। ये जो बीमारी है ये बड़े लोगों को भी रहती है, बच्चों को भी रहती है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए रफ कॉपी, कोई और पैमाना नहीं है। गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, बीएड के सिलेबस ने कोई और पैमाना इजाद किया है नहीं बच्चे को पहचानने के लिए। रफ कॉपी उसका बोलता हुआ आईना होती है। जहां पर जिन स्कूलों में लकड़े के बेंचेस रहते हैं, उसके बेंच पर वहां पर वो क्या लिख रहा है वो भी देख लीजिए। वो इज़हार दूसरा वहां से करता है, वो प्रकार जो रहती है वो उससे खुरच कर क्या लिख रहा है, नाम लिख रहा है, फूल बना रहा है, हार्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, तीर बना रहा है, क्या बना रहा है। ये पहचानने के ये तरीके हैं जो डे ड्रीमर्स हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। इनके लिए आपका रवैया बहुत शफकत भरा होना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई उनको करने के बावजूद आपको इजहार नहीं करना है, क्योंकि वो एक बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है। कि हमने मालूम किया तुम डे ड्रीमिंग में रहते हो, अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, ख्वाब में रहते हो, वो दुनिया में कभी वो जाएगी नहीं। उसकी बच्चे की बीमारी जो है कभी नहीं जाएगी उसे। हम बात कर रहे थे कि लेसन इफेक्टिव करने के लिए उनको अपने पास वाकई ऐसी कोई कैप्सूल और हमारी फाइल में वो सारी चीजें दर्ज होनी चाहिए जो उस सबक के ताल्लुक से, उस मजमून के ताल्लुक से होती है। इसमें मेन चीज और क्या होनी चाहिए? देखिए, बच्चों के सतह पे मुझे लोग पूछते हैं तुम 5-5 घंटे बच्चों से कैसे बात करो? हमारे यहाँ पर जो होता है वो आधे घंटे का हमारा पीरियड होता है, 15 मिनट बच्चे सुनते हैं, 15 मिनट के बाद में या तो घड़ी देखते हैं या बाहर इधर उधर देखने को शुरू कर देते हैं। क्या बचे उससे? तो उन्हीं बच्चों को मुझे दीजिए, मैं 5 घंटा बात करूंगा, इंशाल्लाह वो पहलू भी नहीं बदलेंगे। उसकी टेक्निक क्या बता रहा हूं मैं आपको? टेक्निक उसकी सिर्फ एक ही यही है कि बच्चों की सतह पे उतर के, लेवल पे उतर के अगर आप उनसे घंटों बात कर रहे हैं, बच्चे आपको सुनने को तैयार हैं। घंटों बात कर रहे हैं, उनके सतह से उतर के, उनसे सतह पे उतर कर। लेकिन अगर वैसा नहीं करते हैं
छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास के, उनको शेक्सपियर ने ये कहा था, बर्नार्ड शॉ ने ये कहा था, विवेकानंद ने ये कहा था, उसने ये कहा था। बच्चे ताली बजाएंगे, बोले बेटा बहुत हो गया, बच्चों को मालूम है ताली का बजाने के, बड़े एक्सपर्ट हो गए बच्चे, ताली बजाने जानते होंगे। तो वो आधे घंटे में आपका पीरियड जो फेल हो रहा है, और हम 5 घंटे बात करते हैं, उनकी सतह पे उतर के बात कर लीजिए। वही प्रॉब्लम्स एक टीचर को अटेंड करने को आ रहे हैं, एक टीचर को अटेंड करने को नहीं आ रहे हैं। उसका जो है उसको सिर्फ निसाब पूरा करना है, बच्चों के सतह पे उतरने का नहीं है, वो लेसन फेल हो जाते हैं, वो तदरीस नाकाम हो जाती है, सतह पे उतरने। नंबर 4 बात, और वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो है बच्चों के साथ वो होने चाहिए। अब कुछ टीचर्स क्या करेंगे, या तो आसमान में देख के बात करेंगे, और हिंदुस्तान का आजाद 70 साल हो गई, अधमन निकले, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, उधर क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं। तो आई कॉन्टैक्ट्स बहुत अहम होते हैं, क्योंकि दिल से आपकी जो बात निकल रही है वो बच्चों के दिल में उस वक्त उतरेगी जब उसके आंखों में आप आंखें डालते हैं, और वहां से वो जो है वो बात उतरेगी। मैं यहां पर दीनी मदारिस की जिम्मेदारियां जो होते हैं उनसे भी अक्सर कहता हूं, खालिस तालिबात का है। टीचर अगर मेल टीचर, मर्द टीचर अगर वहां पर कोई पढ़ा रहा है और बीच में ऐसा कोई पर्दा रहे और वहां पर सब ये रहे, तो वो बात नहीं बनती है। इसलिए मुकम्मल नकाब में रहिए, सिर्फ आंखें, लेकिन मुकम्मल नकाब में, लेकिन सिर्फ आंखें दिखाई दे, लेकिन वो जरूरी है ताकि वो जो टीचर जो है उसको समझाने में और उसके जो भी हाव भाव जो हैं उससे बच्चे जो है इस्तेफादा करें। और मतलब खाली आंखों से है, क्योंकि आई कॉन्टेक्स्ट जो है वो जरूरी है। देखिए हर चीज में हमारे यहाँ पर तस्वीर कशी या ये जो है गलत माना जाता है, लेकिन हमारे पासपोर्ट के लिए फोटो बनता है, कई चीजों की ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अपनी नजरों को नीचा रखो। क्यों? क्योंकि जहां पर डर है कि कोई फहश ख्याल कोई जहन में आ गया, लेकिन ये सिर्फ आंखें खुलने का मामला जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर की बात नहीं है, लेकिन वो टीचर जो होता है उनका लेसन कामयाब हो जाता है। बात हो रही थी आई कॉन्टैक्ट, वो आपके बहुत ही सही होनी चाहिए, तो बात आपकी जो है वो सही तरीके से अब तक बात आती है। ठीक है, अब यहां पर हमको देखना है, जल्दी जल्दी से हर टॉपिक पे सिर्फ 5-5 मिनट बात करूंगा मैं, कि मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स। हम असातिज़े किराम की जो है वो दिमागी सेहत हमको चेक डॉक्टर के पास करने का नहीं है, अपने आप से एक जायजा लेने का है, एहतिसाब करने का है कि कहां पर मामला क्या बिगड़ा हुआ है, कैसे चेक करें। नंबर 1, कैसे चेक करें? नंबर 1, हम कितना अफसोस करते रहते हैं अपने टीचर होने पर। चेक करने का खुद का पैमाना, रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके क्या हम अपने आप को मार के लेते हैं? न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैं टीचर बन गया, बिला वजह मैं कहीं और दुबई गया, सऊदी गया होता तो वहां में बैग भर के लेके आया होता, मैं टीचर क्यों बन गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता है। ये हमारी जहनी सेहत पर असरअंदाज होते रहता है ये ख्याल। अगर हम अफसोस कर रहे हैं अपने टीचर होने पर, तो ये अफसोस नहीं, बल्कि हमको ये समझने का कि इस जरिए इससे ये पहली बात तो ये कोई पेशा नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है,
एक मिशन है, तदरीस एक मिशन है। देखिए, आप सोच लीजिए, इस्लाम की आफाकियत अपनी जगह पर, फिर उसके बावजूद आज भी ईसाइयत को मानने वाले जो हैं वो ज्यादा टीचर्स क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने मशीनरी जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो उनके स्कूलों से शुरू, स्कूल में उन्होंने ख्याल दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि ये हमारी मिशनरी है, ये हमारी जो है मिशन है। तदरीस जो है वो मिशन है, क्योंकि हर चर्च के साथ एक स्कूल रहता है। उसी तरीके से हर गुरुकुल के साथ में एक पाठशाला होती है। ये चीज को हमको ध्यान रखने का है, ये मिशन है। तो उसके लिए हम अगर अफसोस करते हैं अपने टीचर होने पर, तो हमारे शऊर में, लाशऊर में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम अपने आप को कोसते रहते हैं और उससे हमारे दिमाग की सेहत जो है वो मुतासिर होते हैं। नंबर 2, हम कितने ऑर्गेनाइज, कितने मुनस्सिब। अगर नहीं है तो वो हमारी दिमाग की सेहत जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उसको मुतासिर करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं डिसिप्लिन का कॉलम पूरा भरा हुआ है, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, पूरा डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन गायब। बच्चों को अगर मौका दिया जाए, ये जो निजाम, जिस तालीमी निजाम से हम गुजर रहे हैं, उसकी बदबख्ती ये है कि ये निजाम ऐसा है कि जिसमें उस्ताद के पास सिर्फ मुंह है और तलबा के पास सिर्फ कान है। बच्चों को खाली सुनने का है, कोई सवाल नहीं करने का है। स्टैंड ऑन द बेंच ऐसा हो जाएगा। और टीचर को सिर्फ पढ़ाने का है, सुनने का नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम खुला माहौल रखें और जरा बच्चों को पूछने की हम आजादी दें कि सर आप तो पूछ रहे हैं हमारा सब ये मामला, ये वो, आज का आपका टाइम टेबल क्या है? शायद एक दूसरा टीचर जो है वो ढूंढ के जेब में से, देखो ये है थोड़ा सा टाइम टेबल है आज, और अक्सर टीचर जो है वो इतना बदतमीज सवाल पूछने की वजह से या तो उसको मारेंगे या बेंच पे खड़ा कर देंगे। हाउ डेयर यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर इज योर टाइम टेबल, हाउ कैन यू आस्क? कैसे पूछ सकते हो तुम? मेरा टाइम टेबल किधर है? टाइम टेबल है मेरे दिमाग में रखा हुआ है, लिखना जरूरी नहीं है। दिमाग हमारा बहुत तेज है, सब याद है मुझे। हम बच्चों से कहते हैं कि टाइम टेबल के बगैर तुम्हारी जिंदगी जो कामयाब नहीं है। टाइम टेबल रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी पढ़ाई की। हमारा टाइम टेबल दिमाग में, जेब में हमारी नहीं कि क्या करने का है। वो हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है, हम मुनज़्ज़िम नहीं है, तो उससे हमारे दिमाग की सेहत जो है वो मुतासिर होती रहती है। याद रखने का। नंबर 3 यह है, और उसका नाम है घरेलू जिंदगी। हमारी घरेलू जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी कितनी नाकाम और कितनी कामयाब। बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, जब चौक उठाते हैं, डस्टर उठाते हैं, तभी समझ जाते हैं। बच्चे बोलते हैं लगता है आज मैडम ने हमारे सर को नाश्ता दी नहीं है। देखो बिल्कुल तुनके हुए हैं, बिल्कुल ऐसा आंख से खून है, और वो डस्टर हाथ में लेके देखो कैसा ये कर जोर जोर से इसको ये कर रहे हैं। अज़दवाजी जिंदगी, नाकाम अज़दवाजी जिंदगी। मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हसास, सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग कौन होते हैं? लोग कहेंगे मुसव्विर, आर्टिस्ट। नंबर 2 लोग कहेंगे शायर। मेरी नजर में ना आर्टिस्ट ज्यादा ये होता है, सेंसिटिव होता है, और न शायर। सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है वो है टीचर।
हर चीज को बारीकी से देखने वाला, समझने वाला, परखने वाला, उसको फील करने वाला, महसूस करने वाला। और बदकिस्मती से वहीं पर कुछ ऐसा मामला गड़बड़ हो जाता है, और वो क्या होता है, उसको हम फील करते हैं, और वो है बेजोड़ रिश्ते। बेजोड़ रिश्तों की भट्टी जो है वो हमारे समाज में तप रही है, उसकी तपिश हर कोई महसूस कर रहा है कि इंतहाई ज़हीन कोई लड़की है, MA BA, बहुत फिक्र रखने वाली, संजीदा। अब उनके वो टीचर है, बेजोड़ रिश्ता, अब उसके हिस्से में ही वो बैठी कुछ फिक्र कर रही है। शोहरे नामदार क्या करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, पाते घर में, क्या बोलती तू, ये इंतहाई ज़हीन संजीदा बच्ची के हिस्से में, या इंतहाई ज़हीन संजीदा फिक्र वाले एक जेंट्स टीचर हैं, उनके हिस्से में ऐसी खातून आई हैं जिनको अपने शोहर की कदर ही नहीं। कुछ बच्चे इस्तिफादा करने के लिए अपने घर तक आते, भागा है निकल जाओ, भागो ऐसे, तो मालूम है कि शोहर का मर्तबा क्या है स्कूल में, उनको भगा रहे हैं। ये जो बेजोड़ रिश्ते जो है, इसकी भट्टी तप रही है। क्या इलाज है? खाली प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, इलाज की बात नहीं कर रहा। क्या इलाज है इसका? इलाज इसका सबसे पहले यह है कि जो जिसके हिस्से में आया है उस पे इक्तिफा करना है। अफसानों की दुकानों को बंद कर दो। 3-3, 4-4 बच्चे हो गए, तब भी सोच रहे हैं मियां काश 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 मेरी शादी उससे हुई होती। अरे 4 बच्चे हो गए तुम्हारे, तब भी शादी काश। अफसानों की दुकानों को बंद कर दीजिए और जो जिसके हिस्से में आया उसके इत्तिफा कर ले और उसमें बेहतरी कैसे पैदा करने की। डिस्टर्ब असदवाई जिंदगी जो है आपके लेसन पे, तदरीस पे उसका बुरा असर होता ही है, और बिल्कुल होता है उसका बुरा असर। नेक्स्ट, क्या चीज है जो आपको आपके लेसन को डिस्टर्ब करती है? और वो है कि आपका अपना रवैया उन तलबा के ताल्लुक से कितना जानिबदार है, कितना गैर जानिबदार है। एक बच्चा जो है, मेरे भाई का बच्चा है, उसको भेज रहे हैं, उसका गला इंतहाई खराब है, कोई ये नहीं है, उसको भेज रहे हैं नात खानी या गजल खाने के मुकाबले में, सिर्फ इसलिए मेरे भाई का बच्चा है। मेरी बहन का बेटा है, तुतलाता है, उसको भेज रहे हैं तकरीर मुकाबले में, मेरी बहन का बेटा है। ये जो पार्शियलिटी रहती है, जो जानिबदारी है, अल्लाह के लिए मत कीजिए। उसके शऊर लाशऊर में दोनों बातें हमेशा बरकरार रहेंगी, जिंदगी भर के लिए रहेंगी। एक आप अपने लिए मुस्तकिल दुश्मन पैदा कर रहे हैं, वो बच्चा जब भी वहां से गुजरेगा तो बोलेगा ये इदारा है, ये इदारा है जहां मेरे साथ नाइंसाफी हुआ करती थी। जब भी वहां से वो गुजरेगा वो यही करेगा। और जब भी कभी आप जानिबदारी और नाइंसाफी की जब वतीरा जब अपनाते हैं, आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि अगर उसका 1,00,000वां हिस्सा अगर अल्लाह ताला हमारे साथ में कोई नाइंसाफी करे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मत कीजिए अल्लाह के लिए उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई पार्शियलिटी। मार्क्स कम कर रहे हैं, मार्क्स बढ़ा रहे हैं, ये मत कीजिए इस किस्म में। हम क्या करते हैं, हमने मार्क्स कम कर दिए। एक सवाल बहुत परफेक्ट, जानबूझ के उसके 4 में से उसको 2 मार्क्स दे दिए और 2 जो हैं वो काट दिए, जानबूझ के 2 मार्क्स हमने जो है वो दे दिए और 2 जो हैं वो कम कर दिए। हम बोले हमारा मामला खत्म हुआ, नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो आवाज है वो उसका नाम है ज़मीर की आवाज। ज़मीर की आवाज जो है
वो जिंदगी भर हिचकोले मारती रहती है हमको। 2 मार्क्स की बात थी, सिर्फ 2 मार्क्स की, लेकिन मामला सिर्फ 2 मार्क्स का नहीं था, वो फिर हमारी दिमागी सेहत पर हमेशा हथौड़े मारते रहता है, वो हिचकोले लगाते रहता है। तो वो 2 मार्क्स हमने कर दिया, फ्री हो गए, लेकिन हमारी ज़हनी सेहत जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उसको अफेक्ट करते रहती है हमारी वो जानिबदारी वाला मानना। नेक्स्ट, जल्दी जा रहा हूं मैं जल्दी से, कि कौन से फैक्टर्स हैं, कई 30-35 मैंने अपने जहन में उस पर कर लिए थे, चंद जल्दी से उसको समेटूंगा, जो हमारे दिमाग की सेहत को मुतासिर करते रहते हैं। उससे हमको भागने का है, और उसका नाम है, उस बीमारी का नाम है जो कैंसर से ज्यादा बड़ी और बुरी बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है कर्ज। अक्सर असातिज़ा कराम उनके सेविंग्स जो हैं, उनके जो प्रोविडेंट फंड है, उनके ग्रेजुएट की पूरी साफ रिटायर होने से पहले वो क्या है, बेतहाशा कर्ज दर कर दिया। और वो कर्ज की वो एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है, वो हर रोज हर क्लास में उनकी ज़हनी सेहत को मुतासिर करते रहती है। हर बार कि इस बार का EMI कहां से आएगा, इस बार का खर्चा कहां से जाएगा, हमारे मैडम के खर्चे जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, बच्चों के तकाजे बढ़ते जा रहे हैं, ये कहां से हो जाएंगे। ये जो है किफायत शौरी हमको करनी है। उसमें 2 बातें याद रखने की हैं। एक आदमी अगर 10,000 रुपए कमा रहा है और 1,000 रुपए उसमें से बचा रहा है, वो अमीर है। और एक आदमी 1,20,000 रुपए महीने का कमा रहा है और 1,25,000 महीने का खर्चा कर रहा है, वो गरीब है। तो ये अमीरी और गरीबी की डेफिनेशन जो हमको पहले ये याद रखने की है कि इसमें हमको हमारे खर्चे जो हैं, इसको किस तरीके से निपटने हैं, किस तरीके से करने हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जो याद रखने की वो ये कि उस्ताद जो है वो उस्ताद है, उसका मर्तबा वो 4 व्हीलर से बढ़ेगा नहीं। 4 व्हीलर आएंगे तभी उस्ताद का मर्तबा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। और उसके लिए हम कर्जे पे ले रहे हैं और बीमारी खरीद रहे हैं, नफ्सियाती बीमारी। वो अगर रास्ते पे फुटपाथ पे चल रहा था भी उस्ताद, साइकिल पे चल रहा था भी उस्ताद। एक ही ऐसा मामला है कि जिसमें साइकिल पे चलने पे, पैदल चलने पे, कीचड़ में चलने पे, बसेस में लटक के चढ़ने पे भी उसका मर्तबा कम नहीं होता, वो उस्ताद। और उसके लिए जो कर्ज की बीमारी जो है, उससे हमको छुटकारा पाना है। और कौन सी चीज जो हमारी दिमागी सेहत पे असर करती है, 1-2 बातें और हैं, और वो है होमवर्क। हम जो होमवर्क दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो होमवर्क दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? लिख के लेके आ जाओ 200 मरतबा, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या फायदा होगा उससे? वो 500 मरतबा लेगा तभी क्या फायदा होगा उससे? जो मज़ामीन की जो टीचर्स होते हैं, जो आपस से रकाबत बिला वजह की रहती है, कि ये हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो हमेशा मैथमेटिक्स और साइंस का होमवर्क बराबर पूरा करके आते हैं, हमारे उर्दू का, इंग्लिश का जो होमवर्क बराबर नहीं आते हैं, तो जानबूझ के उनको जो है लिखने का ये पोएम जो है वो 20 मरतबा लिख के लेके आ जाए, उससे क्या फायदा होगा? तो होमवर्क जो है, होमवर्क का कॉन्सेप्ट क्या, क्यों होमवर्क क्यों होता है? अगर होमवर्क ना हो तो क्या होगा? होमवर्क अगर नहीं है तो बच्चा आज स्कूल में उसने किताब खोली थी, दूसरे दिन यानी 24 घंटे के बाद वो क्लासरूम में आने के बाद फिर से वो किताब खोलेगा। तो किताब खोलने को मजबूर करने वाली चीज उसका नाम है होमवर्क। घर पे जाकर किताब खोलने को जो मजबूर करेगी चीज वो होमवर्क है। तो होमवर्क जो है वो सेंसिबल होना चाहिए। इस चीज को होमवर्क जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ मकसद होना चाहिए,
और उससे कुछ मकसद हासिल हो रहा है या आपको देखना चाहिए। पूरी पूरी मशकें हल करके लेके आ जाओ, जबकि आपको चेक करने को टाइम भी नहीं है, आप सब खाली टिक 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 कर रहे हैं। समझे? चंद एक आध बातें जो हमारे दिमाग की सेहत को मुतासिर करते रहती हैं और जिसकी वजह से हमको एक चेक करते रहना है, और उसका नाम है सजा। सजा का कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में है, बच्चों के लिए जरूरी है लेकिन सेंसिबल होना चाहिए। सजा जो है वो अजियतनाक नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये जो गवर्नमेंट लेके आती है सजा देने की ही नहीं। चाहे बच्चा जो है वो घुर रहा है टीचर के सामने, आंखें दिखाए, तभी सजा नहीं देने की, ये हो जाएगा। बहुत सारी और बातें हैं। मैं अपने एटीट्यूड को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे उसकी तरफ आएंगे। सवाल जवाब का सेशन भी होगा, आप सवालात लिख के भी दे सकते हैं। मैं अभी से कह रहा हूं आपको 1 घंटा भर पहले से 1 घंटा और टाइम है अपने पास में। नाम नीचे लिखना जरूरी नहीं है, उससे उल्टे सीधे सवाल आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है अक्सर सवाल जो हैं वो मैनेजमेंट के लोगों के खिलाफ आते हैं कि आपको पता नहीं कैसे मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजमेंट तो बस जिंदगी हमारी खराब कर दी है वगैरह वगैरह। वैसे सवाल भी आप कर सकते हैं, नाम लिखना नीचे जरूरी नहीं है, ठीक है। वॉलेंटियर्स आपसे फिर वो जवाब जो सवाल जो हैं वो हासिल कर लेंगे। इस सिलसिले में जो चीज जो हमारी मुतासिर करती रहती है हमारे दिमाग की सेहत को, और वो ये है कि हम अपने सब्जेक्ट के कितने माहिर, कितने एक्सपर्ट हैं। अगर वो नहीं है तो बड़ों के सामने छोड़िए, बच्चों के सामने भी सुखी हो जाती है। इसलिए अपने सब्जेक्ट का आप एक सब्जेक्ट लीजिए और उसमें माहिर बन जाए। तो वो सब्जेक्ट के आपने माहिर होना बहुत जरूरी है, उसमें आपका एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। और बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बच्चे जो हैं वो इंतहाई ज़हीन हैं। वो सवाल आधे तय करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनके सामने भी नहीं होनी चाहिए। और जो जिम्मेदारान हैं, चाहे महकमे के, इंतजामिया के, मैनेजमेंट के, डिपार्टमेंट के, उनके सामने भी आपकी सुर्खी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल दूंगा। एक बार के स्कूल में एक एजुकेशन इंस्पेक्टर जो है वो ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल बगैर इतला दिए जो है वो एक क्लास में दाखिल हो गया। क्लास में टीचर जो हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। एजुकेशन ऑफिसर देखते बिल्कुल उन्होंने नहीं पूछे एजुकेशन ऑफिसर ने इंग्लिश के टीचर को कि ये आपने क्या लफ्ज क्या लिखा है, क्या लफ्ज है। तो बोले ये लफ्ज मैंने, पढ़ो सो क्या लफ्ज लिखा है। बोले वो नटूर है। बोले क्या लिखा है। बोले नटूर है। उन्होंने लिखा था नेचर। तो उसको क्या पढ़ रहे थे, नटूर है पढ़ रहे। अब एजुकेशन इंस्पेक्टर हाथ बगला हो गया। बोले बुलाओ तुम्हारे हेडमास्टर को, बुलाओ हेडमास्टर को। हेडमास्टर साहब बोलते कि आपका इंग्लिश का टीचर, इसने ये लफ्ज लिखा है, ये लफ्ज उसको सही से पढ़ने को नहीं आ रहा है। तो हेडमास्टर साहब टीचर पे बहुत गुस्सा हो गए। बोले तुमको अगर ये लफ्ज पढ़ने को नहीं आ जाएगा तो तुम्हारा फुटोरे क्या होगा। फुटोरे यानी अब एजुकेशन ऑफिसर और आगे बोला हो गया। बोले बुलाओ तुम्हारे मैनेजर, बोला मैनेजर को। अब मैनेजर साहब आ गए। तो देखो ये लफ्ज आपके टीचर ने लिखा है कि आपके टीचर और आपके इनको जो है वो पढ़ने को तक नहीं आता है। तो मैनेजर साहब बहुत गुस्सा हो गए, टीचर पे भी और हेडमास्टर पे भी। बोले
ये लफ्ज अगर तुमको पढ़ने को नहीं आ रहा है, इतना अरसा आप लोगों का हो गया, आखिर आप कब मटूरे हो जाओगे? मटूरे मैच। अब एजुकेशन ऑफिसर और आपको बुला हो गया, बोले बुलाओ के प्रेसिडेंट को बुलाओ, प्रेसिडेंट को बुलाओ। अब प्रेसिडेंट साहब आ गए, ये आपके टीचर, आपके हेडमास्टर, आपके मैनेजर, इन तीनों को ये लफ्ज जो है वो पढ़ने को नहीं आ रहा है। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं बहुत बोला होगा तीनों में, बोले तुम जैसे टीचर, तुम जैसे हेडमास्टर और तुम जैसे मैनेजर की वजह से आज इस स्कूल का कल्टूरे बिगड़ गया है। कल्टूरे में कल्चर, समझिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन नटोरे फटोरे की ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आप अगर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो ये यकीनन नहीं होगी। ठीक है, मैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ जाने से पहले 2 पॉइंट्स में जल्दी जल्दी बात करूंगा, 3-3, 4-4 मिनट की। अब वो है इंग्लिश। 1976 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि अंग्रेजी का जो सुनामी है, जो तूफान है, उसको हमको रोकने का है। और उसके लिए उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं देने का। देखते हैं कैसे फलती फूलती है, ये पॉलिसी उन्होंने बनाई। लेकिन हुआ उसका रिएक्शन अलग। इंग्लिश जुबान जो है पहले शहरों में थी, कस्बों में आ गई, तहसील में आई, गांव में आई, देहातों में आ गई, घरों में आ गई, किचन में आ गई, छा गई। कुछ तो दम है उस जबान में, मानना पड़ेगा हमको। इसलिए हमको अंग्रेजी से भागने का नहीं, अंग्रेजी को अपनाने का है। अपनी सारी जबानों को साथ में रखते हुए पहली बात तो एक याद रखिए और बच्चों को बताना है कि ये रिसर्च से साबित हो चुका है। रिकॉर्ड कीजिए, मैं अंग्रेजी में जो बात कर रहा हूं 3-4 मिनट की होगी, बहुत अहम बात है कि ये जो जबान जो है, पहले बच्चों को आपको ये बताना है कि एक एवरेज बच्चा, एवरेज का मतलब होता है 40-45% मार्क्स देने वाला बच्चा, अपनी जिंदगी में कम से कम 4 जबानें न सिर्फ सीख सकता है, उन पर उबूर हासिल कर सकता है। एवरेज बच्चा जो ज़हीन है वो 7-8 जबानें सीख सकता है, उबूर हासिल कर सकता है। जो जीनियस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, वो 11-12 जबान। तो बच्चों आप में से हर बच्चा, क्योंकि हर बच्चा आपका 50% से ऊपर का है, 40% के ऊपर का है, कम से कम 4 जबानें आप न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि उबूर हासिल कर सकते हैं। और जबानें तय करके उनको दे दीजिए। चलिए, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और अरबिक। अरबिक पुरानी जुबान तो ही है, कारोबारी जुबान भी। मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स इन अरबिक हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स इन अरबिक हो, कन्वर्सेशन कोर्स इन अरबिक हो। 95% वहां पर लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। क्यों पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं गल्फ कंट्रीज में जॉब हासिल करने के लिए, उनकी जबान की वजह से उनका काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर वो पढ़ रहे हैं। इसलिए अरबिक बिल्कुल होना चाहिए। 4 जबानें जो हैं उनमें उबूर हासिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ये मुमकिन है। और बच्चों को देख, बच्चों ये इंग्लिश जो है ये मुश्किल जुबान नहीं है। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूं, इंग्लिश वाकई मुश्किल जुबान नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे मुश्किल जुबान है तमिल। ये चूंकि मैं तमिलनाडु में जाता हूं, पेन्नाम्बर, तिरुपतूर, अम्बूर, वन्नमड़ी और कहां के इलाकों में, और वो साउथ के लोग जो हैं वो अपनी जबान की तरफ से बड़े जज्बाती रहते हैं। उनकी जबान में एक आध लफ्ज बोलो तो दीवाने हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी तमिल सीखी। 6 महीने मुझे लगे शुद्ध बुद्ध थोड़ी सी तमिल सीखने के लिए।
फिर मैंने कन्नड़ सीखी जो मराठी से मिलती जुलती है, तो मुझे उसमें थोड़ी सी आसानी हुई। जरा सी बंगाली सीखी मैंने, बंगाली में किताब भी लिखी है, बिंदु टू सिंधु, कुजे में समंदर, उसका मतलब ये होता है जो एवरेज आदमी है, बच्चा है, वो 4 ज़बानें वो सीख सकता है, और उसमें अंग्रेजी जो है वो आसान। बिना वजह का वो है कि ये अंग्रेजों फिरंगों की जबान और इसकी जबान, ठीक है, हम सोए हुए थे तब गलबा आ गया उस पर। 200 साल पहले अंग्रेजों का, फ्रेंच लोगों का, फ्रांसीसी लोगों का एक ही काम हुआ करता था। सारे मुहक्किकीन और उनके सारे साइंसदानों का एक ही काम था कि आप कौन सी अरबी में, कौन सी जबान, अरबी जबान में कौन सी किताब साइंस के ऊपर आई है, और कब उसको आनंद फानंद रातों रात उसका तर्जुमा करके फ्रांसीसी जबान में, अंग्रेजी जबान में हम देते हैं। तो उनका काम क्या था कि अरबी की किताबों का तर्जुमा करने का, वो किया ना उन्होंने, हमने तर्जुमा में नहीं किया। आज टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से, मैनेजमेंट के ताल्लुक से, मेडिसिन के ताल्लुक से सारी किताबें इंग्लिश में दस्तयाब है। उर्दू में हमारे महाराष्ट्र में भी नीट का, सीईटी का, जेईई का एग्जाम देने की सहूलत हासिल है, लेकिन उसके लिए किताबें नहीं है मार्केट में, तर्जुमा भी नहीं किया हमने। ये जो गफलत है उसकी कीमत ये हमारी कौम आज की जो है वो पीढ़ी जो है वो अदा कर रही है। तो बात हो रही थी कि ये जबान आसान है, उनको यकीन दिलाएंगे, और यकीन दिलाने के लिए, प्रैक्टिकल यकीन दिलाने के लिए क्या करने का है। यहां पर उर्दू इदारे हैं नहीं, इंग्लिश मीडियम के इदारे हैं, या वो जो छात्र जो हैं पढ़ते हैं आपके छात्रालय, क्या बोलते हैं स्कूल को, विद्यालय। हमारे महाराष्ट्र में मशहूर मकौला है, यहाँ के बहुत बड़े शायर, उनसे मिलने के बंबई से जब एक हजरत आए, उन्हें पूछा उनके ताल्लुक से, तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी विद्यालय गए, उर्दू के बहुत बड़े शायर। यहां पर ये हुआ है, उर्दू यहीं पर पली बड़ी, ये सब कुछ है, शदीद नुकसान किया है। चंद साल पहले इलाहाबाद में मेरा एक प्रोग्राम था, लेक्चर था, उसके बाद में सब अकाबरीन के साथ बैठा हुआ, और हिंदी को अपनाकर आपने कौन सा तीर मारा बताइए। हम भी अपनाने को तैयार हैं कि गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत बहुत मिले, क्या हो, अपनी तहजीब, अपना विरसा जो है उल्टा उसमें से उड़ गया। वो बहस में हम ना पढ़ते हुए 4 जुबानों को हमको अपनाने का है, इसमें हिंदी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, इंग्लिश है, अरबी भी। और इंग्लिश के लिए जो मुश्किल आती है, और पूरे हिंदुस्तान में सारे स्कूलों को जो वर्नाकुलर मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, मराठी मीडियम के हैं, उर्दू मीडियम के हैं, या नए जो स्कूलें कायम हमारे मुसलमानों ने की, जैसे ये इदारा है, ये इदारे में ये मुश्किल है, इसे बता नहीं रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे इदारे जो नए शुरू हुए, वहां पर अंग्रेजी फिर भी उनको लगता है कि लोगों को अच्छी नहीं है, कॉन्वेंट में बच्चे को डालने में अच्छा है, वो कैसे फर्क मिटाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद। इंग्लिश की जो पीरियड होते हैं उसमें हमारा इंग्लिश का टीचर जो है वो बहालत मजबूरी, कोई उसके सामने कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिलेबस के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उसको सिलेबस ही पूरा करना है। अब वो क्या चीज है, वो क्या अट्रैक्शन है, जरा गौर कीजिए। बच्चे लोग सिर्फ जमा करो, बात मत करो, बच्चे लोग पीछे बात बोलेंगे, वो हाथ ऊपर करेगा तो आ जाओ, हाथ ऊपर करेगा ना देने के लिए, मांगने के लिए, तब आगे आ जाओ बेटा। हाँ, मैं खड़े रहो पीछे। उसके लिए अब क्या अट्रैक्शन है, ये एक नया स्कूल, बाजू में कॉन्वेंट जो है, वहां पे लाइन लगा के लोग खड़े हैं, रात भर लाइन लगाते हैं,
हमारे यहाँ पर महीने की 500 रुपए फीस देने के लिए उनको ये नहीं है। उनको अगर वो बोलेंगे महीने की 500 दो, हर महीने और 500 इजाफा करते गए और ये एक्टिविटी फीस और 500 दो, इसके 2000 दो, उसके 5000 दो, सब लेके तैयार है। तो क्या है उसकी वजह? और वो जो वजह हमको समझते हैं भाई, हमारी दुकान पे लाइन नहीं लगी, वो दुकान पे क्यों इतनी लाइन लगी हुई है? और उसका नाम है कन्वर्सेशनल इंग्लिश, बातचीत की इंग्लिश। हमारा जो इंग्लिश का टीचर है वो मगन है, ग्रामर के जंगल में भटका रहा है हमारे बच्चों को, मजबूरी है उसकी। सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, सिलेबस से हटकर वो एक जुमला इंग्लिश में क्लासरूम में बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। कोई भी चीज नहीं समझो, उसको एक बोला कि ये बाजू का बच्चा बोल रहा है कि मेरे जो बच्चा है इसको बड़ा बुखार है, और बुखार में तप रहा, उसको इंग्लिश के क्लास में वो इंग्लिश में बोलने को नहीं आएगा, वो उर्दू हिंदी में बोलेगा बुखार में तप रहा है, क्योंकि वो सेंटेंस कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ही शिवरिंग विद फीवर जो है वो उसका कभी क्लास में कहीं पर हुआ नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा है। ये चीजें जो हैं, जो बोलचाल की इंग्लिश, वो सिर्फ फर्क है हमारे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और नए कायम हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉन्वेंट्स में। तो वो अपनाने में क्या दिक्कत है? हमको करना हमको ये है कि रोज 45 मिनट्स, एटलीस्ट 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा पीरियड हो जो इंग्लिश कन्वर्सेशन का हो, बातचीत का हो, और उसमें कोई शुद्ध बुद्ध इंग्लिश वाला कोई टीचर खड़ा नहीं। कितनी तनख्वाह लेगा? तो 5000 रुपए। अच्छा, जल्दी से कल से काम पे आ जाए। भले ये कोई 25,000 ले ले, लेकिन कन्वर्सेशन इंग्लिश, बातचीत की इंग्लिश, ये हम अपना रहे हैं हमारे यहाँ पर। जो उर्दू मीडियम स्कूल है हमने आपको कायम रखे हैं, हमने वहां पर एक राज ये भी है कि हमने सेमी इंग्लिश को अपनाया। महाराष्ट्र में और बिहार और बंगाल में 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में मैथमेटिक्स और साइंस ये इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तब भी वो टीचर भी देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और ग्रांट में कोई कटौती नहीं होगी, फुल ग्रांट मिलेगी, कोई दुश्वारी नहीं है। ये चीज जो है वो अब इन 3 रियासतों में ये की गई है। इनकी सहूलत के लिए, टीचर्स के लिए मैंने एक किताब लिखी जो 7-8 उसके एडिशंस भी खत्म हो गए, और वो थी दोस्ती इंग्लिश उर्दू की, कि उर्दू और इंग्लिश की दोस्ती कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे टीचर्स वही 6 पे कमीशन लेने वाले, 45,000 to 60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी लेने वाले टीचर्स, वो बहानेबाजी में एक्सपर्ट थे। एक जगह मैंने स्कूल में मैंने ये बताया, राय दे दी कि भाई ये सेमी इंग्लिश को अपनाओ, इससे पहले कि स्कूल खाली हो जाए और इंग्लिश मीडियम के हत्थे चढ़ जाएं। तो वो तो गिनते रहते हैं दिन अक्सर कि भाई 2020 में मैं रिटायर होने वाला हूं, 2020 तक तो स्कूल चलेगा, बाद में भाग में जाए। ये जो है वो उर्दू के ताल्लुक से ही हमारी नेक नियति है। तो हेडमास्टर और मैथ्स के टीचर दौड़े दौड़े मेरे पास में आ गए। मुझे आप बोलते हैं, मैंने मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया, तो आप बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाओ, सुनो क्या हुआ स्कूल में। बोले क्या हुआ? मैं क्लास में, हम लोग गए, सब बच्चे 5वीं जमात के बच्चे, सब बच्चे खड़े हो गए, और मैंने बोला कि सिट डाउन, तो एक बच्चा नहीं बैठा नीचे। तो जिन बच्चों को सिट डाउन बोल के वो बच्चे नीचे बैठे हैं, उन बच्चों को मैथमेटिक्स इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे? उनको लताड़ के ले जाएंगे। और आपको मालूम नहीं है कि छोटे बच्चों को साइन लैंग्वेज यूज करने की है, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, साइन लैंग्वेज पकड़ने मालूम नहीं आपको? बोले हाँ। तो साइन लैंग्वेज उनको बोलना आता है ना, समझ में आता है, ये समझ को उनको साइन लैंग्वेज सिखाने का, उस तरीके से हर जबान सीखने का तरीका यही होता है। तो ये है, लेकिन
उस तरीके से हमने वहां पर उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेट। इंग्लिश कन्वर्सेशन का एक 45 मिनट्स का पीरियड जो है वो इंतहाई जरूरी होता है। इस ताल्लुक से आखिरी बात में मैं कुछ एक पावर पॉइंट पे आ रहा हूं, और इस ताल्लुक से आखिरी बात जो है वो ये है कि ई लर्निंग की कितनी अहमियत है, उसको कैसे जोड़ने का और उसके लिए क्या करने का। बच्चा हमारा जो है वो घर में टीवी के सामने वो कम से कम 5 घंटा बैठे रहता है। वो टीवी पे सारी चीजें, चाहे कार्टून हो कुछ भी हो, वो देखने का आदी हो चुका है। उसको उसी माध्यम से, उसी मीडियम से, उसी जरिए से वो बात समझ में ज्यादा जल्दी आती है। फिर एक बात और भी है, सिर्फ उसे नहीं कि उसको प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर उसको बात वहां पर उसको समझ में आती है बात। हम ज्योग्राफी में मैप हम क्लासरूम में लेके जाते थे और बताते थे कि ये रेड सी है, ये है। अब वहां पर ई लर्निंग के इसमें जब वो रेड सी है, वहां पर आग उबलती हुई दिखाई जा रही है, वहां पर उतना टेम्परेचर उतना कम है, वहां पर कम बताया जा रहा है। एक्टिव मीडिया है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दौरान खून। हम जो है वो बात कर रहे हैं खाली कि यहाँ से जो खून से एक जो है शरीयान वहां पे जाती है और वहां से जो खून वहां जाता है, फिर वो खून जो है वो पंप होके उधर जाता है। वही जो है वो ई लर्निंग में वो बाकायदा बता रहा है, पंपिंग हो रहा है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, खून जा रहा है, साफ होके आ रहा है। ये उसको फिर दूसरे हिस्सों में वो खून कैसे पहुंच रहा है, ये उसको उससे बताया जा रही है। और बात उसकी यहाँ पर ज्यादा अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से उसको नक्श हो रही है। इसलिए इस मीडिया का हमको इस्तेमाल करने का है। मैं ये नहीं कहता कि हर क्लासरूम में आपका जो है वो स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये टीचर का मुतबादिल नहीं है, टीचर का ऑल्टरनेटिव नहीं है कि टीचर की जगह ले रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक टीचिंग एड है, टीचर के मुतबादिल कुछ भी नहीं है। टीचर को के काम को ज्यादा आसान बनाने के लिए वो एक जरिया है और वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग है ये टीचिंग। तो ये टीचिंग जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका मुतबादिल नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है टीचर का, लेकिन वो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं मशवरा दूंगा कि अजमत गुरु के ये इंस्टीट्यूशन जो है वो साल में एक बार ई लर्निंग या ई टीचिंग के आपस में प्यार मोहब्बत के मुकाबले ई लर्निंग, ई टीचिंग की ये शुरू करें। एक मौजूद दीजिए कि स्कूल इस मौजू पर, इस मौजू पर, कच्चा पक्का जैसा भी हो, बहुत ही कमजोर कोशिश, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर मार्केट में दस्तयाब है सिर्फ वही नहीं, हमको अपना एक ये करने का है, सॉफ्टवेयर तैयार करने के, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले मालूम है सब जो है वो गूगल से सब कॉपी मार के आ जाएंगे। कॉपी जो होती है वो पकड़ में आती है, अपनी अक्ल भी उसमें जो है चलाई है। ई टीचिंग एक बहुत इफेक्टिव मीडिया है और उसमें हमारे टीचर्स को उसको बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करने का है। मुकम्मल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ हफ्तावारी पीरियड, ऑल्टरनेट पीरियड्स, उनमें जहां पर के उसके बगैर चारा बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि 3 जमा 2 बराबर 5, ये बताने के लिए ई लर्निंग का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं उसका। तो 3 जमा 2 इज इक्वल टू 5 किसी चार्ट पर भी हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है, व्हाइट बोर्ड पे समझाया जा रहा है एक्टिव तरीके से। वो चीजें जहां पर
कि काम आ सकता है, जो बच्चों को उसी तरीके से समझ में आ सकता है, वहां पर आपको ई टीचिंग जो है उसका इस्तेमाल करने का है।